हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, है कि नहीं? तो अपने जीवन को आगे भी बढ़ाते रहें और एंजॉय भी करते रहें, है ना। कहने का मतलब है हम आपसे ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ाई करिए, आप लोग पढ़ाई भी करते रहें लेकिन एंजॉय भी आपको ज़रूरी है, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। ठीक है, तो कहना हमारा यही है कि संडे को संडे मनाएं, लेकिन अच्छे तरीके पढ़ाई के साथ मनाएं। ये ना समझें कि आज संडे है तो आज को हमको पढ़ना ही नहीं, आज हम 2 बजे जगेंगे, सुबह तक सोते रहेंगे। ऐसा नहीं करना आपको, समझ रहे? अगर आप 2 बजे तक सोते रहें लेकिन आपका पड़ोसी कितने बजे तक पढ़ेगा? वो पूरे दिन पढ़ेगा, रात भी पढ़ेगा, आप पीछे हो जाएंगे उससे। एग्ज़ाम में वो फाइट करेगा, आप सोते रहेंगे, समझ रहे? तो चलिए दोस्त, हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को आगे को बढ़ाते हैं। और क्या पढ़ रहे थे हम लोग? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब प्रेसिडेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ ली थी। और जो आपकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियां या शपथ कराई जाती हैं, हम उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। और हमने आपको एक ग्राफ बताया था कि राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है, किसकी शपथ करता है। इनके बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी। तो हालांकि आप लोगों को समझ में आई होंगी वो सारी की सारी, और एक एक पॉइंट पे हम लोग फिर से बात करते हैं और आगे की ओर चलते चलेंगे। अब हमें ये देखना है कि राष्ट्रपति और किस किस व्यक्ति की नियुक्ति करता है कि नहीं। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना। तो चलिए देखते हैं किसकी किसकी नियुक्ति करता है। चलो दोस्त, तो हमने कल सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनकी सभी की नियुक्तियों के बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ते हैं कि राज्य जो आपका राष्ट्रपति होगा वो किसकी किसकी नियुक्ति और करता है। ठीक, आपको लिखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियाँ किसकी किसकी नियुक्ति करता है। याद रखें कि जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, और जो उसकी मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करता है, लेकिन मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन करेगा, लेकिन जो प्रधानमंत्री होगा उसकी सलाह पर इनकी क्या करेगा? नियुक्ति करता है। अब समझे। इसके बाद में जो आपका संघ लोक सेवा आयोग होता है, संघ लोक सेवा आयोग होता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करता है। ठीक, इसके बाद जो आपका वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की भी नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की भी नियुक्ति करता है। ठीक, समझ में आ रही बात को? अब आपका एक SC ST आयोग होता है, मतलब अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। इसके बाद जो आपके कौन होता है, हम लोग देखो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखना, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक, इन बातों को याद रखना। फिर इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो आपका चुनाव आयोग होता है, या कह सकते हैं निर्वाचन आयोग जो होता है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक, याद रखें। और अगला पॉइंट, जो आपके विदेशों में राजदूत होते हैं, राजदूत व उच्चायुक्त इनकी भी क्या करता है? उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखना दोस्त। ठीक, बात समझ में आ रही?
तो इनकी सभी की नियुक्ति भी करता है। इसके बाद में जो आपका राजभाषा आयोग होता है, राजभाषा आयोग जो होता है, उस राजभाषा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की भी नियुक्ति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक, इतने नोट करें, फिर इसके बाद में हम और कुछ लिखाने वाले, एक आध दो पॉइंट और बचे हैं कि किसकी किसकी और नियुक्ति करता है, फिर आगे चलते हैं। इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, चलिए। इन सभी की नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है, और हालांकि सब केंद्र के अधीन होते हैं। ठीक, ये सब परे होते हैं किसके? केंद्र सरकार के। देखिए, अगर हम और आगे की बात करें तो जो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक जो होता है, इस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसे हम लोग कैग के नाम से जानते हैं। CAG, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, याद रखें। इसका काम क्या होता है? तो जो भारत सरकार होती है वो अपने आय और व्यय की निगरानी करना इसका प्रमुख कार्य होता है, कि सरकार कितना पैसा कहाँ खर्च कर रही है, उसकी निगरानी करने का काम इसी का होता है। यही निगरानी रखता है कि सरकार कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रही है, सही जगह कर रही है नहीं। हालांकि रोकता नहीं है, ये रोक नहीं पाता है, लेकिन क्या है, अपना काम करता रहता है। चलिए आइए, इसके बाद में जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी, महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। इसका आर्टिकल 76 है और इसका आर्टिकल आपका 148। ठीक, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इन बातों को आप समझ गए होंगे अच्छे से, और एक एक पॉइंट को नोट करते चलें। ठीक है, तो चलें, इसको नोट भी कर लें, फिर आगे की ओर चलते हैं। हम आर्टिकल अब हम लोग चलेंगे 60 तक हो गया था, अब हम लोग 61 आर्टिकल को पढ़ेंगे कि 61 आर्टिकल में क्या है। हो गया नोट? चलिए, आर्टिकल 61 के बारे में देखते हैं हम लोग क्या है। अभी हम लोगों ने आर्टिकल 60 को पढ़ा, मतलब 60 जो था उसको पढ़ा। आर्टिकल 60 में क्या था? राष्ट्रपति की शपथ या ओथ के बारे में बताया गया था, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसे शपथ दिलाता है। आप समझें, आर्टिकल 61 में क्या है ये समझें। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। इम्पीचमेंट ऑफ राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लाई जाएगी। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करता है या अतिक्रमण करता है संविधान का, मतलब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अतिक्रमण करता है तो उसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है और उसने इस बात की शपथ ली थी कि हम संविधान की संरक्षा करेंगे, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है या वायलेशन करता है तो उसे हटाया जा सकता है। कैसे हटाएंगे वो प्रक्रिया आपकी आर्टिकल 61 में बताई गई। समझ में आई बात? सबसे पहले ये समझे कि जो महाभियोग प्रक्रिया होती है किसके किसके खिलाफ लाई जा सकती है। तो ये जो महाभियोग प्रक्रिया होती है ये 5 व्यक्तियों के खिलाफ लाई जाती है। समझ में आई बात? कैसी होती है महाभियोग प्रक्रिया, कहाँ से ली गई है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो इसको नोट करें, जरा पानी पी लें जब तक। चलिए भाई,
देखें जरा महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है, लगती किसके किसके खिलाफ है। सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। तो महाभियोग प्रक्रिया जो होती है वो सबसे पहले आपको मिलेगा एक राष्ट्रपति। कौन मिलेगा? सबसे पहले तो हमें यही मिल जाता है कि राष्ट्रपति जी को हटाएंगे। दूसरा व्यक्ति कौन मिलता है? तो दूसरा व्यक्ति हमें मिलता है जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, या कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। कोई भी न्यायाधीश हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जा सकता है। इसके बाद जो उच्च न्यायालय होता है, आपका हाई कोर्ट होता है, उस उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक, इसके बाद जो आपका निर्वाचन आयोग होता है, कैग होता है, CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको भी हटाते हैं। इसके बाद में जो आपका महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी जो होता है, इन 5 व्यक्तियों को हम महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटा सकते हैं। ठीक, पहला कौन कौन है? राष्ट्रपति, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा उच्च न्यायालय, चौथा आपका कैग और पांचवा आपका महान्यायवादी। इन 5 व्यक्तियों को हटाया जा सकता है अगर ये रहते हुए अपने पद पर भ्रष्टाचार करते हैं या किसी से घूस लेते हैं, तो इन्हें हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई। समझ में आई बात? तो बस समझ लो ये कौन ला सकता है, किस सदन में लाया जाएगा। तो याद रखें दोस्त, देखें इन 5 व्यक्तियों के खिलाफ लाई जाएगी। सबसे पहले तो ये समझे आप। ठीक, अगर इतना समझ में आ गया तो फिर आगे की ओर चलते हैं। इन 5 व्यक्तियों के खिलाफ हम महाभियोग प्रक्रिया लेकर के आए, और याद रखें जब हम महाभियोग प्रक्रिया लाएंगे, समझिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब हम महाभियोग प्रक्रिया लाएंगे तो हमें 14 दिन पहले इसे क्या करना होगा? सूचित करना होगा। जब हम 14 दिन इसे पहले सूचित करेंगे तब हमारा प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अगर हमने 14 दिन पहले इन्हें सूचित नहीं किया तो हमारे प्रस्ताव को मतलब संसद या कोई भी होगा एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारे प्रस्ताव को। जब हम सीधा लेकर के आगे कि नहीं इसे हटाइए, ऐसा नहीं। 14 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी लिखित कि हम सर आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लाने वाले, तब फिर आपके प्रस्ताव को पेश किया जाएगा कि हाँ ठीक है आप हटाने वाले थे, अब प्रस्ताव पेश करिए। 14 दिन पहले सूचना दे दी, अब प्रस्ताव पेश करिए। तो फिर हम क्या पहुंचे? प्रस्ताव को लेकर के पहुंचे, और हमारा प्रस्ताव तभी पहुंचेगा जब संसद के कुल सदस्यों का 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। सदस्य क्या करेंगे? उस पर हस्ताक्षर करेंगे और कहेंगे कि नहीं ये बात सही है, और राष्ट्रपति जी क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं, मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं संविधान का। समझ रहे हैं बात को? ये लिखित रूप से देंगे। आप समझो। आइए अब क्या होगा? जब ये 1/4 सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं तो संसद के जिस सदन में, देखिए पहले बात ये समझिए कि जो महाभियोग प्रक्रिया है ये किस सदन में लाई जाती है। तो याद रखें कि संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, किसी भी सदन में आप ला सकते हैं, सदन में ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि चाहे आप लोकसभा में लाइए चाहे राज्यसभा में लाइए, आप दोनों में से किसी भी सदन में ला सकते हैं। पहले कोई बाउंडेशन नहीं कि नहीं पहले लोकसभा में लाना पड़ेगा या राज्यसभा में लाना पड़ेगा। ठीक, याद रखें। अब आप जिस सदन द्वारा आरोप लगाया गया है कि नहीं ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उस सदन के 2 सदस्यों से उसे पारित करना पड़ेगा। याद रखें कि जिस सदन द्वारा आरोप लगाया गया है, क्या किया गया? आरोप लगाया गया।
जिस सदन द्वारा आरोप लगाया गया कि ये भ्रष्टाचार में या अतिक्रमण है उपस्थित, तो उस सदन के 2/3 सदस्यों से बहुमत से इसे पारित करना पड़ेगा। ठीक, पारित करना पड़ेगा। किसे? इस प्रस्ताव को 2/3 सदस्य अगर लोकसभा में लाए गए हैं तो लोकसभा के 2/3 सदस्यों से इसे पारित करना पड़ेगा। समझ में आई बात? अगर लोकसभा में लाए हैं, अगर राज्यसभा में लाए हैं तो 2/3 सदस्य राज्यसभा से भी पारित करेंगे इसे कि नहीं, ये क्या है, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तभी इसे हटाएंगे। जब 2/3 सदस्य क्या करेंगे, पारित कर देता है, तब ये दूसरे सदन के पास भेजा जाता है। किसके पास? दूसरे सदन के पास। अब पहुंचा किसके पास? दूसरे सदन के पास। जब ये दूसरे सदन के पास पहुंचता है तब फिर राष्ट्रपति जी को, किसको? राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाता है। अपना पक्ष रखने के लिए बोला जाता है। समझ में आई बात? क्या कहा जाता है कि राष्ट्रपति जी या किसको भी हटा रहे हो 5 व्यक्तियों को, तो उससे कहा जाता भैया आप क्या गलत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो आपको यहाँ साबित करना है। किसमें? दूसरे सदन में। देखिए, जिस सदन ने आरोप लगाया था तो वो तो पारित कर चुका उसको, उस प्रस्ताव को 2/3 से। अब दूसरे सदन के पास पहुंचाए तो दूसरा सदन राष्ट्रपति से ये बोलता है कि सर आप पक्ष रख सकते हैं आप कि आपने भ्रष्टाचार किया है या नहीं। तब फिर वो राष्ट्रपति अपना प्रस्ताव रखता है वहां पर, नहीं मतलब अपने पक्ष रखता है कि सर हमने गलत किया या नहीं किया। तो दूसरा सदन फिर उस बात पे क्या करता है, अपनी जानकारी को देखता है कि क्या ये सही है या गलत है। तो दूसरा सदन पूरी तरीके से देखता है। अगर ये राष्ट्रपति जी या कोई भी व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं, क्या होता है, अगर ये दोषी पाए जाते हैं, दूसरे सदन के द्वारा दोषी पाए गए, तो फिर क्या होगा, वो दूसरा सदन भी क्या करेगा, 2/3 सदस्यों से पारित कर देगा। 2/3 सदस्यों से क्या करेगा, सदस्यों से पारित कर देगा। और जैसे ही पारित करेगा दूसरा सदन, तो फिर क्या होगा, महाभियोग प्रक्रिया लग जाएगी। समझ में आई बात? ये महाभियोग प्रक्रिया लग गई और राष्ट्रपति जी हटा दिए गए। ठीक, लेकिन अभी तक कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया के तहत नहीं हटाया गया। केवल एक आपके कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए गए थे, लेकिन वो पहले ही महाभियोग प्रक्रिया आने से पहले ही इस्तीफा दे करके भाग गए थे। ठीक, तो याद रखें, अभी तक कोई हटाया नहीं गया। नहीं आपके मन में आ रहा होगा कि कितने हटाए गए, तो कोई भी व्यक्ति नहीं हटाया गया, केवल एक व्यक्ति हटाए गए थे, तो वो उससे पहले भी इस्तीफा दे करके वो भाग गए थे। ठीक है, तो इतना नोट करें, ये महाभियोग प्रक्रिया भाई साहब महा। ठीक, तो इसके बारे में नोट करें। फिर इसके बाद में हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आर्टिकल 61 है ये इसमें आपकी महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया और इसे ये बताया गया कि कौन कौन हटाया जा सकता है इसके बारे में। ठीक, समझ में आई बात है? तो फिर क्या है, नोट करें और आगे की ओर बढ़ते रहें। चलें देखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। ठीक है ना? तो चलिए इसको नोट करें। फिर आर्टिकल हम लोग 62 पे पढ़ते हैं और ये लास्ट आर्टिकल होगा राष्ट्रपति का। अरे हाँ, ये 62 है। हाँ, इसके बाद में 62 है, इसको नोट करें। चलिए, हो गया नोट। बहुत अच्छा पॉइंट था भाई साहब, ऐसा आपको कोई समझा नहीं पाएगा जो मैंने आपको समझाया है। समझ रहे बात को? तो भाई साहब समझते चलिए, आप बस पढ़ते चलिए, यूपीएससी आपका क्लियर होगा। बस समझ रहे बात को? चले अगला देखें, आर्टिकल 62 में क्या, 62 में क्या है आर्टिकल, समझे। इसमें क्या है, तो राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, रिक्तता कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का पद
अगर रिक्त है तो कौन व्यक्ति आएगा और कब भरा जाएगा इसका पद, इसके बारे में बात की गई है। तो याद रखें, राष्ट्रपति के कार्यकाल होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। ठीक, तो याद करना आपको क्या लिखना है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही, कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। ठीक, चुनाव करा लिया जाता है। याद रखें, कहने का मतलब ये है दोस्त कि मान के चलिए अभी रामनाथ कोविंद हैं और इनका जैसे ही 5 वर्ष कार्यकाल होगा, होने वाला ही होगा, समझ रहे, पूरा नहीं हो पाएगा कार्यकाल, इससे पहले ही राष्ट्रपति जी का चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? तो इसका चुनाव करा लिया जाएगा, इनके कार्यकाल होने से पहले ही चुनाव करा लेंगे। ठीक, बात समझ में आई? तो ये बात आपको याद रखनी थी। तो जब ये इतना हो जाता है तो फिर आगे की ओर बढ़ा जाता है। अब याद रखें, अगर राष्ट्रपति जी मान के चलिए राष्ट्रपति नहीं है अपने पद पर, तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन बनेगा? तो याद रखें, अगर राष्ट्रपति जी नहीं है, ठीक, मान के चलें अगर आप राष्ट्रपति नहीं हैं, तो उपराष्ट्रपति जो होंगे, उपराष्ट्रपति जी, वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे, वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे और ये राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाएंगे, कहने का मतलब। और ये जब राष्ट्रपति के कार्यों के पद पर बैठेंगे तो ये केवल और केवल 6 माह तक ही बैठ सकते हैं। 6 माह तक बैठ सकते हैं और 6 माह के बाद पुनः चुनाव कराया जाएगा और राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा 6 वर्ष के बाद। समझ में आई बात? तो 6 माह के बाद तुरंत से राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। हो गया ना चुनाव? अब समझिए, अगर कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता कि राष्ट्रपति जी भी नहीं है तो फिर कौन होगा? देखिए, अब क्या होगा कि अब सर्वोच्च न्यायालय, जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, उस सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होगा, मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। मतलब ये राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाएगा अगर उपराष्ट्रपति जी नहीं है तो। समझ में आई बात? अगर आपसे कह दिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, अब क्या होगा? तो समझें, सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश नहीं होता है, एक मुख्य होता है, अन्य तो 35 होते हैं, मतलब 34 + 1 हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई तो अन्य न्यायाधीश होगा। अगर ये नहीं है तो अन्य न्यायाधीश तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का, अन्य न्यायाधीश होगा सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या करेगा? ये जाकर के वरिष्ठ न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा और ये अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। और समझिए, जब ये इस पद पर 6 माह तक रहेंगे तो इन्हें पूरी की पूरी सुख सुविधाएं राष्ट्रपति वाली दी जाएंगी और इन्हें वेतन भी राष्ट्रपति का ही दिया जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये है कि इन्हें 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन दिया जाएगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा तो ये अपने पदों कार्यों का निर्वहन नहीं करेगा जब राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में होगा, केवल इसे एक पद का वेतन मिलेगा। आप ऐसा ना समझें कि ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी वेतन मिलेगा और राष्ट्रपति का भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। केवल और केवल आपको, अगर ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर बैठता है तो केवल और केवल इसे राष्ट्रपति के पद का वेतन मिलेगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन नहीं मिलेगा। और ये जब राष्ट्रपति के पद पर बैठे होंगे तो ये केवल राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्य नहीं करेंगे, केवल किसका करेंगे? इसके। इन्हें सारे के सारे वेतन, भत्ते, सुख सुविधाएं, सब कुछ राष्ट्रपति जी का बंगला, गाड़ी, सब कुछ मिलेगी इन्हें। समझ में आई बात? लेकिन इसका कुछ नहीं मिलेगा, इसमें 0 हो जाएगा ये। अगर राष्ट्रपति जी भी है ना, राष्ट्रपति जी अगर बन जाते हैं, उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति कार्यवाहक बन जाते हैं तो इन्हें उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन नहीं करना पड़ेगा, ना ही उपराष्ट्रपति के पद का वेतन मिलेगा इन्हें। ठीक, पहली बात तो उपराष्ट्रपति के पद का वेतन होता ही नहीं है। उपराष्ट्रपति का वेतन जो वेतन होता है वो एक राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्हें मिलता है, क्योंकि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं कि नहीं? हमने आपको पढ़ाया राज्यसभा जब पढ़ाया,
तो बस एक एक पॉइंट को नोट करते चलें और इन बातों को देखते चलें, बस इतना नोट कर ले, फिर आगे की ओर चलते हैं। ठीक, चले। हो गया नोट, चलें भाई। देखें आगे आगे क्या होगा, सजने अभी क्या होगा। देखें भाई, जनाबे अली आपका क्या होगा। देखें भाई, चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़ते, मतलब यहाँ पर हमारे आर्टिकल ख़त्म हो जाते हैं। 52 से 62 तक हमें राष्ट्रपति के पढ़ने थे और ये सारे के सारे आर्टिकल हमने पढ़ लिए हैं, है ना। तो अब राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक, शक्तियों के बारे में बात। देखो क्या रह सकती है, एक आर्टिकल 74 मिलेगा, इसमें ये बात की गई है कि राष्ट्रपति के, क्या कहा गया कि राष्ट्रपति के कार्यों का या राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये बात बताई गई थी, परिषद होगी। लेकिन भाई साहब, कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति अगर कार्य करेगा तो उसके कार्यों में सहायता कौन करेगी? मंत्रिपरिषद करेगी। ऐसी बात आपको आर्टिकल 74 में बताएगी। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो राष्ट्रपति अगर कार्य नहीं कर पाएगा तो ये लोग सहायता करेंगे। लेकिन हुआ क्या, इंदिरा गांधी जी आई और इन्होंने राष्ट्रपति जी के और अधिकार छीन लिए। पहली बात तो राष्ट्रपति के पास थे ही नहीं अधिकार और इन्होंने और छीन लिए। तो इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 74 के फर्स्ट के काम में परिवर्तन कर डाला। क्या कहा, 74 के फर्स्ट में एक लाइन और जोड़ दी। इसी में क्या लाइन जोड़ी, ये कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। आप समझिए बात को। आप, इन्होंने ये कहा कि जो राष्ट्रपति जी होंगे वो अब किसकी सलाह से करेंगे? मंत्रिपरिषद की। समझ में आई बात? अब भैया मंत्रिपरिषद क्या होती है? जिसकी केंद्र में सरकार, वही मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति जी भी जो भी निर्णय लेंगे, जो मंत्रिपरिषद कहेगी वही करेगा। तो कहने का मतलब है राष्ट्रपति तो कठपुतली बन गई। और ये बात इन्होंने जोड़ी कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये बात इन्होंने जोड़ डाली कब? 1976 में इंदिरा गांधी जी ने। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये लाइन कब जोड़ी गई थी? तो इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उनके शासनकाल में ये जोड़ी गई थी। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये बनता है कि फिर इसमें एक पॉइंट और बदला गया। फर्स्ट में ही फिर एक लाइन और जोड़ी गई। कहा गया, देखिए, और ये कब जोड़ा गया? ये जो पंक्ति थी वो फिर भाजपा की सरकार आती है, मतलब जनता पार्टी की सरकार जैसी बनती है। तो इंदिरा गांधी जी के कुछ नियम जो थे वो इन्होंने संशोधित किए। क्या संशोधित किए समझिए। इन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक, याद रखें, अगर मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी है राष्ट्रपति जी को
तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जी मानने के लिए तैयार है भाई। भाजपा आई, जनता पार्टी की सरकार आई, और जनता पार्टी की सरकार कब बन गई, ये लाइन कब जोड़ी गई, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। ठीक, जो अमेंडमेंट हुआ 44 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ वो 1978 में किया गया। और इसमें क्या बात की गई, इसमें यह कहा गया कि जो राष्ट्रपति जी होंगे वो मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। मतलब इसको, इस जो सलाह दी गई इसको वापस मंत्रिपरिषद को दे सकता है कि इस पर दोबारा से विचार करिए। आप ऐसे कैसे भेज दिया आपने, तो उस पर सलाह करेगी मंत्रिपरिषद, लेकिन एक पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन दोबारा दी गई सलाह, दोबारा या पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए प्रतिबद्ध होता है, प्रतिबद्ध होते हैं। कहने का मतलब है कि जब मंत्रिपरिषद ने दोबारा से इन्हें सलाह दी, एक बार सलाह पहुंची राष्ट्रपति के पास कि ऐसा काम करिए सर, तो राष्ट्रपति जी ने क्या कहा कि नहीं, राष्ट्रपति जी के पास पहुंची सलाह तो राष्ट्रपति जी ने क्या कहा कि नहीं, ये सलाह हमें अच्छी नहीं लगती, इस पर दोबारा से आप सर क्या करना है, सलाह करिए। तो दोबारा जैसे पहुंची इनके पास, पहली बार तो राष्ट्रपति जी ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया, ठीक, और जब ये पुनर्विचार के लिए उनके पास पहुंची मंत्रिपरिषद के पास, तो उन्होंने जो भी सोचा हो दोबारा से फिर अपनी सलाह दी राष्ट्रपति जी को। तो अब इस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए विवश होता है, उसे माननी ही पड़ेगी इस सलाह को। अब वो दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, ये शक्ति नहीं है भाई साहब। तो हमारे देश का राष्ट्रपति कठपुतली शासक है, समझ रहे हो। कहने का मतलब कि वास्तविक शक्ति किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री कहेगा वही तो मंत्रिपरिषद करेगी। ठीक, बात समझ में आई। तो प्रधानमंत्री के कहने पर ही सब कुछ चलता है भाई साहब। तो कठपुतली शासक प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और पर्याप्त है। और इतना आपको डेली आपको क्लास मिल रही है और बराबर आप पढ़ते रहिए। बेशक बेचिंता होकर के पढ़िए कि सर आपको अगला वीडियो देंगे कि नहीं। आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगा, बस आप लोगों को करना क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, बस आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा। समझ रहे बात को। कभी भी आपकी वीडियो को ये नहीं किया जाएगा कि नहीं आज संडे, आज मंडे, आज नहीं डालेंगे। वीडियो आपको पर डे मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी आने वाली हैं। तो इसको देखते हुए हमने उन बच्चों के लिए स्टार्ट की है कि जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो हमारे द्वारा ये आपको बिल्कुल गजब का गाइडेंस, कहने का मतलब अच्छी से अच्छी शिक्षा आपको दी जा रही है और फ्री दी जा रही है, यूट्यूब पर दी जा रही है। ठीक, और जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन बैच में आना चाहते हैं तो मंडे से नया बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक, बर्रा कानपुर। तो और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे थंबनेल पे नंबर लिखा हुआ है, उस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। लेकिन चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।